हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम स्टडी करने वाले टॉपिक इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग एक साइंटिस्ट की थ्योरी से करने वाले हैं। साइंटिस्ट पीरी प्रीवोस्ट ने एक 1792 में एक थ्योरी प्रपोज्ड की थी, पब्लिश्ड की थी, जो कि रेडिएशन के ऊपर बेस्ड थ्योरी थी। मतलब थ्योरी ऑफ, उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ऐसे भी कहा जाता है। जो पीरी प्रीवोस्ट साइंटिस्ट ने जो थ्योरी पब्लिश की थी उसको थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो कभी कभी इसको थ्योरी ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करो ऐसे भी बोला जाता है, या फिर सिर्फ प्रीवोस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करो ऐसे भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, जो कि पूरी रेडिएशन के ऊपर बेस्ड थी। मतलब जब कोई बॉडी हम लोग किसी रूम में रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं तो वो बॉडी हीट एक्सचेंज करती है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी इस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी। तो उसी थ्योरी के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इमिशन ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन टॉपिक इसके हम लोग स्टडी करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो देखो बच्चों, प्रीवोस्ट ने क्या कहा था, उसने कहा था कि सभी बॉडीज जो सराउंडिंग में हम लोग रखते हैं वो बॉडी हीट रेडिएट करती है। मतलब अगर ये बॉडीज का टेम्परेचर अबो 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो ये सभी बॉडीज, ऐसी सभी बॉडीज क्या करती हैं, रेडिएट थर्मल एनर्जी रेडिएट करती है। इसका मतलब ये बॉडी हीट इमिट भी करेगी, रेडिएट भी करेगी, उसके साथ साथ सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी करेगी। और ऐसे करके ये बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है, ये प्रीवोस्ट ने कहा था। और इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, देखो, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बराबर है, मतलब देखो ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये स्पीड में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। अगर ये मोशन में है तो ½ mv², मतलब इनको स्पीड है, इसका मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा उतना मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, वॉल के साथ खुद में कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि ये काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करती है बॉडी का टेम्परेचर। वही फर्स्ट पॉइंट है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। सेकेंड पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी भी बॉडीज है जिनका टेम्परेचर अबो 0 डिग्री केल्विन होता है, ये सभी बॉडीज क्या करती है, हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से। अगर हमने उस बॉडी को सराउंडिंग में रखा है तो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसके साथ साथ ही इमिट करने का काम करती है। वही थर्ड पॉइंट रहेगा आपका। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, जब ये बॉडीज हीट एब्जॉर्ब करेगी तो हीट एब्सॉर्प्शन के बाद उनके जो एटम्स है उस बॉडी के अंदर के, अभी मैंने आपको बताया, तो उनका स्पीड बढ़ेगा। और उनका स्पीड बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड दैट एटम स्टार्ट्स टू ऑसिलेट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मतलब ये एटम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसको स्पीड मिलेगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्प्शन के बाद वो एक जगह बैठेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। और ये एनर्जी मिलने के बाद स्पीड में आएगा और ये एटम फिर ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा फ्रॉम देयर मीन पोजीशन आफ्टर हीट एब्सॉर्प्शन, रेडिएशन एब्सॉर्प्शन। ये थर्ड पॉइंट रहेगा आपका।
उसकी वजह से क्या होगा, देखो एटम्स का ऑसिलेशन बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब कोलिजन बढ़ेगा और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स द एब्जॉर्ब रेडिएशन कॉजेस अ राइज इन टेम्परेचर। देखो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, राइट। और इसी पॉइंट को लेके हमने ये 3 पॉइंट्स बनाए। क्या बनाए, ऑल द बॉडीज अबव 0 डिग्री केल्विन एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऑफ कंस्टिट्यूट एटम्स ऑसिलेट होना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, ड्यू टू दैट कोलिजन बढ़ेगा और उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसी का मतलब एब्जॉर्ब रेडिएशन की वजह से कॉजेस राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये 4th पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे जब बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बॉडी खुद एक हॉट बॉडी बन गई, राइट। ये खुद एक हॉट बॉडी बन गई, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हर एक हॉट बॉडी क्या करती है, उसमें से हीट रेडिएट करती है। इसका मतलब ये बॉडी भी अभी क्या करेगी, हीट रेडिएट करेगी और हीट जब वो बाहर इमिट करेगी तो धीरे धीरे इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। The body itself also radiates, therefore its energy decreases, causing lowering of temperature। समझ में आया, मतलब ये हॉट बॉडी हीट इमिट करेगी, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा अभी। ये आपका 5th पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन इट एब्जॉर्ब, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर बॉडी उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की उससे ज्यादा रेडिएट करे, बराबर है ना। ये बॉडी है, इसने सपोज इतनी ही हीट एब्जॉर्ब की है और वो इतनी हीट ज्यादा हीट रेडिएट कर रही है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी से अपोजिट, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब अगर ज्यादा कर रही है और रेडिएट अगर कम कर रही है, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब मोर देन इट रेडिएट्स, then the temperature of the body increases। अगर एब्सॉर्प्शन रेट ज्यादा रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर रेडिएशन रेट ज्यादा रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। समझ में आया, ये 6 पॉइंट रहेगा आपका। अब देखो 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि बॉडी रेडिएट कर रही है, कभी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, कभी रेडिएट ज्यादा कर रही है, लेकिन अगर रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ इमिशन ये दोनों जब इक्वल होंगे, देखो हम लोग बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, चाहे कौन सी भी बॉडी सराउंडिंग में रखी हो तो उसका टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप बोल रहे हो मैम, आप बोलोगे मुझे मैम आप यहाँ पे बोल रहे हो कि बॉडी का टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर चेक करें तो वो तो हमें कांस्टेंट दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उस वक्त क्या होता है, अब बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब भी कर ली और हीट रेडिएट भी कर ली। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि रेट ऑफ हीट एब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशन ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, राइट ना। और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसी स्टेज को हम लोग बोलेंगे द बॉडी इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ना वो हीट रेडिएट करेगी ना वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग। समझ में आया सबको। ऐसे टोटल 7 पॉइंट्स हमने देखे जो कि पीरी-प्रीवोस्ट थियोरी है, उसी को कहा जाता है थियोरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, और ये प्रूव भी हुए हैं, मतलब हम खुद इसको देख रहे हैं कि ऐसे होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ। देखो 11th में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम लोग चाय को रूम में रखते हैं तो उस वक्त क्या होता है, चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, राइट ना, और रूम टेम्परेचर कम होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि चाय ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या, चाय
जो है हीट रेडिएट करने का काम करती है। रेडिएशन के बाद उन दोनों का रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशन जब इक्वल होता है तो उसके बाद चाय ठंडी हो जाती है। मतलब रूम टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर ये दोनों भी इक्वल होते हैं। उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चाय को हम लोग कहें इट इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, राइट। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही आइस का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे चाय गर्म थी, आइस बहुत ही ठंडा है, तो आइस को अगर हमने रूम टेम्परेचर में रखा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, मतलब हीट को वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका एब्सॉर्प्शन और इमिशन दोनों इक्वल होंगे, उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और रूम टेम्परेचर और उस आइस का टेम्परेचर दोनों इक्वल स्टेज पे रहेंगे एट दैट पोजीशन, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जहां पे हीट रेडिएशन डिपेंड होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट रेडिएट करेगी, टेम्परेचर अगर कम है तो हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही रहेगा बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि हम लोग T से डिनोट करते हैं। सेकेंड फैक्टर रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द नेचर ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स मटेरियल। मतलब बॉडी का मटेरियल कौन सा है, किस मटेरियल की बॉडी बनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब जो सरफेस के ऊपर हम हीट फॉल कर रहे हैं वो सरफेस पॉलिश्ड है क्या, अगर पॉलिश्ड है तो हीट वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, अगर वो ब्लैकेंड है तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। इसका मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर भी हीट एब्सॉर्प्शन रेडिएशन रेट डिपेंड करेगा। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया, अगर हीट एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हीट इमिशन कम होगा। इफ एरिया इंक्रीजेस इमिसिव पावर डिक्रीजेस, राइट। मतलब इसका मतलब ये है सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड होगा हीट रेडिएशन। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, आप कितनी देर उसके ऊपर हीट फॉल कर रहे हो, फॉर विच बॉडी इमिट्स रेडिएशन, कितनी देर के लिए हीट रेडिएशन हो रहा है, राइट ना, बराबर है। अगर ज्यादा देर हो रहा है तो ज्यादा कूल होती जाएगी बॉडी, का इमिशन बहुत ही ज्यादा होगा, उसकी वजह से बॉडी कूल होती जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बॉडी का टेम्परेचर चाहे आप कितनी भी देर रखो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कभी जीरो अचीव नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये फैक्टर्स आप लोग याद रखो। फैक्टर्स क्या है, देखो सबसे पहला फैक्टर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जो कि T। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द बॉडी, कौन से मटेरियल की बनी है बॉडी। अगर वो वुड की होगी तो ऑब्वियसली अलग रेडिएशन होगा, अगर मेटल की है तो अलग रेडिएशन होगा। उसके बाद जो सरफेस के ऊपर आप हीट फॉल कर रहे हैं वो पॉलिश्ड है, ब्लैकेंड है, कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर उस बॉडी का सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड कितनी देर, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर हीट रेडिएशन डिपेंड करता है। देखो बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे आंसर करोगे। वाई हॉट बॉडी एपियर्स रेड, कौन बताएगा मुझे, बताएगा अभी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। हॉट बॉडी एपियर्स रेड, देखो हॉट बॉडी जब हम लोग देखते हैं तो वो हमें रेड कलर की दिखाई देती है। इनिशियली वो रेड कलर की नहीं दिखाई देती है। कंसिडर करते हैं ये रूम है, इस रूम के अंदर हम लोग एक बॉडी रख रहे हैं, राइट ना। तो ये बॉडी का इनिशियली टेम्परेचर कंपेयर टू ये रूम बहुत ही कम होता है एट रूम टेम्परेचर, मतलब लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस।
तो जब इसका टेम्परेचर लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उस वक्त उसकी जो वेवलेंथ है, मतलब हीट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, तो ये बहुत ही लॉन्गर है। अगर ये लॉन्गर है, इतनी लॉन्गर है कि हमारी आंखों से जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, आपको पता होगा एक स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जो रेंज में ही हम लोग देख पाते हैं, हमारी आंखें देख पाती है, विजिबल टू आईज। तो ये स्पेक्ट्रम से कम ये वेवलेंथ है। तो इसके पहले की वेवलेंथ भी हम लोग नहीं देख पाते, इसके बाद की वेवलेंथ भी हम लोग नहीं देख पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर स्टडी करो 11th का, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। तो हमारी आंखों की रेंज बस इतनी है। तो इससे पहले 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके पहले लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी वजह से हम लोग उसको देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही वो बॉडी रूम टेम्परेचर में आएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती जाएगी, मतलब छोटी छोटी बनती जाएगी। ये वेवलेंथ, ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, और ये डिस्टेंस जैसे ही कम होते जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से वो ये स्पेक्ट्रम में आएगी, राइट ना। जब ये स्पेक्ट्रम में आएगी तो इसमें रेड कलर हमें दिखाई देगा, मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, उसकी वजह से हम लोग इसको देख पाते हैं। मतलब ये जब बढ़ेगा तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी, इट इज नियरली इक्वल टू 800 डिग्री सेल्सियस के वहां पे जब टेम्परेचर रहेगा। ये लोअर देन 800 डिग्री सेल्सियस के लिए है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 800 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, उसकी वजह से उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और बॉडी का कलर जो है वो हमें रेड कलर दिखाई देगा। जब बॉडी का रेड कलर दिखाई दे तो समझ लो वो बॉडी उस वेवलेंथ के नियरली जा रही है, राइट। इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। और जब बॉडी 3000 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो 3000 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो ऐसे व्हाइट फोम हमें दिखाई देता है ना। आपको पता है ना, जब कोई लैंप होता है, टंगस्टन फिलामेंट का लैंप होता है, तो उसमें ऐसे व्हाइट कलर हमें दिखाई देता है, राइट। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको, दैट इज नियरली इक्वल टू 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पे और ही बहुत ज्यादा कम शॉर्ट वेवलेंथ दिखाई देगी। तो अलग अलग वेवलेंथ पे हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है हॉट बॉडीज का, राइट ना। कोई बॉडीज रेड कलर रिफ्लेक्ट करती है, कोई बॉडीज व्हाइट कलर व्हाइट कलर मतलब सभी कलर्स रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा उसका मीनिंग है। और एब्जॉर्ब, ब्लैक कलर मतलब सभी कलर्स एब्जॉर्ब करती है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये 3000 पे उसकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट हो गई, उसकी वजह से सभी कलर्स वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसा उसका मीनिंग है, राइट ना। और सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन व्हाइट कलर होता है, राइट। तो यहाँ पे व्हाइट फोम हमें दिखाई देगी। समझ में आया सबको। एक्चुअली ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। तो इसमें देखो, याद रखो, जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड है दैट मीन्स क्यू, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो अभी अभी हमने देखा उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया and directly proportional to time also. So amount of heat radiated is directly proportional to area and time. और Q is equal to, अगर हमने constant लिया, that constant into AT आएगा यहाँ पे, और ये जो constant है that constant is denoted by R here. और इस constant को ही हम लोग क्या कहते हैं? that constant मतलब ये जो R हमने डिफाइन किया है, इस R को कहा जाता है emissive power. Am I clear? इसको क्या कहा जाता है? इमिसिव पावर, मतलब वो कितनी हीट इमिट कर रही है, उसकी पावर, अमाउंट ऑफ हीट इमिशन, तो उसको कहा जाता है इमिसिव पावर। तो इसके ऊपर से अगर हम उसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? ये इस यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद डिवाइड होगा, मतलब R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? Q डिवाइड बाय AT। तो यहाँ पे Q क्या है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, A क्या है? एरिया, एंड T क्या है? टाइम। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो जो नीचे होते हैं क्वांटिटीज उनको हम पर यूनिट बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इमिसिव पावर की? इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड या फिर क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कॉल्ड एज इमिसिव पावर।
समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम लोग इसका एसआई यूनिट भी बना सकते हैं। देखो क्या बनेगा इसका एसआई यूनिट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट का यूनिट होता है जूल, डिवाइड बाय क्या है, एरिया। एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर और सेकेंड के लिए, टाइम के लिए सेकेंड। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल मीटर रेज टू -2 एंड सेकेंड इनवर्स। ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इसका एसआई यूनिट रहेगा। और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड के लिए हम वेबर यूज करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट रहेगा। और इसका डायमेंशन क्या रहेगा, देखो एनर्जी का और एरिया का डायमेंशन और टाइम, इन सब का डायमेंशन अगर हम पुट करें तो इससे हमें डायमेंशन मिलेगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ ये रफ करती हूँ, पहले यहाँ पे लिखती हूँ मैं। देखो डायमेंशन ऑफ आर क्या रहेगा, कभी कभी पूछ सकते हैं हमें इमिसिव पावर का डायमेंशन बताओ, तो आर का डायमेंशन रहेगा, एनर्जी का डायमेंशन, हीट एनर्जी का डायमेंशन रहेगा L2 M1 T-2। नीचे एरिया है, एरिया का डायमेंशन L2 है और टाइम का डायमेंशन T1 है। तो ये L2 गेट कैंसल, मतलब L0 बनेगा, यहाँ पे M1 रहेगा और T-2 ये +1 ऊपर जाके -1 बनेगा, तो ये बनेगा -3। मतलब डायमेंशन ऑफ इमिसिव पावर हमें क्या मिलेगा, L0 M1 T-3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज रिलेटेड टू इमिसिव पावर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। इसी को कहा जाता है इमिसिविटी। इसी का नाम क्या है, इमिसिविटी। मतलब देखो, अगर हम इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्लैक बॉडी होती है वो बहुत ही हॉट होती है, तो उसका रेडिएशन जो है वो ज्यादा रहेगा। बट अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी है तो उसका रेडिएशन एज कंपेयर टू दिस ब्लैक बॉडी कम रहेगा। इसका रेडिएशन ज्यादा रहेगा, हीट इमिट ज्यादा करेगी। बट ऑर्डिनरी बॉडी जो है, ये ब्लैक बॉडी है और ये ऑर्डिनरी बॉडी है, इसका रेट ऑफ हीट इमिशन कम रहेगा। तो ये बॉडी को इससे कंपेयर करके जो रेशो बनेगा इमिशन का, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन बताया जाए तो E इज इक्वल टू होता है R डिवाइड बाय RB। तो यहाँ पे जो R है वो R होता है इमिसिव पावर, इसका मतलब रहेगा इमिसिव पावर। और ये जो RB है ये है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक सरफेस बोल सकते हैं हम लोग, परफेक्ट ब्लैक सरफेस। समझ में आया? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ये। इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक सरफेस कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, और इसी को कहा जाता है इमिसिविटी। समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल है। अब देखो, ये जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई जो होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर ये बॉडी है तो इसके लिए आर जो है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये 100% हीट इमिशन करेगी। मतलब आर और आर बी ये दोनों क्या रहेंगे, इसके लिए इक्वल रहेंगे। तो अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए जो ई है वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अगर इसकी जगह पे हम वैल्यू डालते हैं तो हमें दोनों कट होके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है इसके लिए ई क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है जो पॉलिश्ड की है, मतलब इसका सरफेस जो है पॉलिश्ड किया है और जितनी हीट इसके ऊपर फॉल हो रही है वो पूरी की पूरी हीट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऐसी परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो बॉडी है उसके लिए जो ई बनेगा वो कुछ भी हीट इमिट नहीं कर रही है। मतलब इसका आर क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे 2 नोट आप लोग डाल सकते हैं। क्या पहली नोट आएगी, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1। दूसरी नोट आएगी, फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 नोट आ सकती है। समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन में उसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक सरफेस। उसके लिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी का ई जो होता है वो 1 होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का ई जो होता है वो 0 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे 3
4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इस पॉइंट में याद रख सकते हैं, इस टॉपिक में याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट, उसकी डेफिनेशन E = R डिवाइड बाय RB। दूसरा पॉइंट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का E क्या होता है, 1 होता है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर का E 0 होता है। और ये दोनों छोड़ के जो ऑर्डिनरी बॉडीज रहेंगी उनका E क्या रहेगा, उनका E क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। समझ में आया? सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज 0 इज लेस देन E इज लेस देन 1। तो ऐसे टोटल 4 पॉइंट्स आप लोग इससे रिलेटेड याद रखो। समझ में आया सबको? तो देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड पेज नंबर 68, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, कैन यू ब्रेन पावर। उसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वाई आर द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ब्लैकेंड एंड टॉप्स पॉलिश्ड। मतलब जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनका जो बॉटम होता है उसको ब्लैक कलर दिया होता है और ऊपर टॉप में वो पॉलिश्ड किए होते हैं। तो ऐसा क्यों? सिंपल आंसर है, आप लोग बता सकते हैं। नीचे से हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है और ऊपर जो है उसको हीट को प्रिवेंट करना है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, राइट ना। तो यही उसका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एज वेल एज रेडिएटेड फ्रॉम बॉडी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया, एंड कलर ऑफ द बॉडी ऑल्सो, राइट ना। तो इससे आप आंसर लिख सकते हैं। जो लाइट कलर होते हैं, जो पॉलिश सरफेस होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, और जो ब्लैक कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दस द बॉटम पार्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल क्या होता है, ब्लैक एंड होता है। क्यों? टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द फ्लेम मोर क्विकली। एंड जो उसका अपर पार्ट होता है यूटेंसिल का, आउटर सरफेस होता है, उसको पॉलिश्ड किया होता है, शाइनिंग होते हैं। वाई? टू रिड्यूस हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। ऐसे उसका आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने देखो क्या दिया है, अ कार इज लेफ्ट इन सनलाइट विथ ऑल इट्स विंडोज क्लोज्ड ऑन हॉट डे। मतलब हॉट डे में, समर सीजन में अगर हमने कार की जो विंडो है उनके ग्लास हमने बंद कर दिए और कुछ देर में हम लोग देखते हैं, आफ्टर सम टाइम it is observed that the inside of the car is warmer than outside air. Why? कार के अंदर की, कार में तुरंत बैठने के बाद हमें बहुत ही गर्मी महसूस होती है, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या होता है देखो, एक्चुअली जो ग्लास है वो हीट ट्रांसमिट करता है, 50% ऑफ हीट रेडिएशन करता है कमिंग फ्रॉम हॉट सोर्सेस लाइक द सन। जो सन से आने वाले हॉट सोर्सेस, सन जैसे हॉट सोर्सेस होते हैं, उनसे 50% हीट ट्रांसमिट करने का काम करती है ग्लास। लेकिन हॉट सोर्सेस की ही हीट, राइट ना, अगर मॉडरेटली हॉट है तो उनकी हीट वो रेडिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ग्लास के बाहर सन है, मतलब हॉट सोर्स है, और ग्लास के अंदर मतलब कार में मॉडरेटली हॉट सोर्स है। तो वो ग्लास जो है वो सन से 50% हीट ट्रांसमिट तो कर सकता है, लेकिन अंदर से जो मॉडरेट हॉट सोर्स है उससे वो हीट ट्रांसमिट बाहर नहीं कर सकता। इसलिए बाहर की हीट तो वो अंदर ट्रांसमिट कर देता है, लेकिन जो मॉडरेटली हॉट सोर्स है अंदर, उसको वो बाहर नहीं डाल सकता। उसकी वजह से दोनों साइड से हीट एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन इक्वल नहीं होता। उसकी वजह से कार के अंदर बहुत गर्मी होती है और बाहर ठंड लगती है, राइट ना, कोल्डनेस होता है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन उन्होंने इन सभी के आंसर्स नोट्स में दिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसे नोट्स जब आप लोगे तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इफ सरफेसेस ऑफ ऑल बॉडीज, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी का टेम्परेचर 0 क्यों नहीं होता, तो ये उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। सरफेसेस ऑफ ऑल बॉडीज आर कंटिन्यूअसली इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहे, इमिट कर रहे, फिर भी वाई डू दे नॉट कूल डाउन टू 0 डिग्री केल्विन, फिर भी उसका टेम्परेचर 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बॉडीज जो है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी तो करती है। अगर वो हीट इमिट कर रही है लेकिन सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है, इसका मतलब इमिशन की वजह से टेम्परेचर चला जाएगा, लेकिन सराउंडिंग की वजह से उसको टेम्परेचर मिलेगा भी, तो उसका टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? सरफेसेस ऑफ ऑल द बॉडीज इमिट एज वेल एज एब्जॉर्ब द रेडिएंट कंटिन्यूअसली, thus although the heat is given out decreasing the temperature of the body, some amount of heat is also absorbed by the body from its surrounding.
increasing the temperature of the body. Hence, the bodies do not cool down to 0 degree Kelvin. समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हमने देखे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो आपके एक्सरसाइज में, ये टॉपिक से रिलेटेड सभी चीजें हम लोग स्टडी कर लेते हैं। एक्सरसाइज में देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उतना एक ही क्वेश्चन बचा है, बाकी सब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल उन्होंने डाला है, सीधा सीधा उसी फॉर्मूले के ऊपर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया है उन्होंने। द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, ए दिया है, एंड इमिसिव पावर मतलब आर दिया है, इज 0.5 किलो कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर रेज़ टू -2। What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? बहुत ही सीधा सीधा न्यूमेरिकल दिया है, आर दिया है, एरिया दिया है, टाइम दिया है, और आपको उन्होंने क्यू निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो गिवन, आर उन्होंने कितना दिया है 0.5 किलो कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर रेज़ टू -2, एंड एरिया ए इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर, एंड और क्या दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 80, हमें क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आर 80, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो आर कितना है 0.5, ए कितना है 0.02 इंटू 20, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.2 किलो कैलोरी। ओके, ये हमें क्यों मिला। अगर आपको ऐसे पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता ना, तो कन्वर्ट करते जाओ। कैसे करोगे, 0.5 5 इंटू 10 टू -1, इसके पहले कितने जीरोज है 1, तो 10 टू -1 इंटू 1 2 2 0 2 इंटू 10 टू -2, और 20 तो आएगा, 20 इजी है, तो 20 मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। तो कितना बनेगा 5 2 जा 10, 10 20 जा कितना होगा 200, 200 इंटू ये 10 टू -3 यहाँ पे आएगा, 200 इंटू -2 -1 कितना बनेगा -3। तो ये 3 पॉइंट हमें आगे आना होगा, -3 मतलब इस साइड 3 पॉइंट हमें आगे आना होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसीलिए यहाँ का आंसर आया 0.2। यहाँ पे किलो कैलोरी है, इसीलिए हीट हम किस में लिखेंगे किलो कैलोरी में। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद और एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल देखो क्या है, द एनर्जी ऑफ 6000 जूल इज रेडिएटेड इन 5 मिनट्स बाय अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इमेसिव पावर ऑफ द बॉडी। देखो पहले गिवन लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। Q दिया है 6000 जूल, राइट ना, 6000 जूल दिया है। उसके बाद टाइम दिया है उन्होंने 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स होता है, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। आफ्टर दैट ए दिया है, ए भी उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना होगा 100 इंटू सेंटी की वैल्यू होती है -2, -2 का स्क्वायर मतलब -4 मीटर स्क्वायर, ये होगा 100 कितना होता है 10⁻² होता है, 10⁻² -4 मतलब कितना होगा 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। और उन्होंने आर निकालने बोला है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, क्यूब डिवाइड बाय 80, वैल्यूज डाल दो, 6000 डिवाइड बाय ए कितना है 10⁻², टी कितना है 300 मतलब कितना होता है 3 इंटू 10⁻², राइट, ऐसे लिख सकते हैं। 6000 को हम लोग 6 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन कर लिया। देखो 10⁻² प्लस 2 गेट कैंसल, 3 2 जा 6, 2 इंटू 10⁻³ मतलब बनेगा 2000 क्या आर है ना, मतलब आर का यूनिट क्या होता है 2000, इसका यूनिट जूल, इसका मीटर स्क्वायर, इसका सेकेंड, जूल मीटर रेज़ टू -2 सेकेंड रेज़ टू -1, हो गया आपका आंसर आर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, समझ में आया सबको। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, बहुत डिटेल में ये टॉपिक लिया है।
इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज होंगे तो वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।